हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बेसिक टर्म्स जो हैं वो हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। इसके आगे अब हम मेंडल्स के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे। मेंडल्स फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। सेकेंड लॉ मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता के नियम के अनुसार जब एक जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स वाले शुद्ध माता और पिता में क्रॉस करवाया जाता है तो पहली संतति पीढ़ी, जिसे कि हम F1 कहते हैं। देखो, जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम P से डिनोट करते हैं। जो संतति पीढ़ी या फिलियल जनरेशन होती है उसको हम F से डिनोट करते हैं। तो F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रभावी होता है या प्रकट होता है वो प्रभावी होता है, और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता है या छुप जाता है वो अप्रभावी होता है। कुल मिलाकर पहली संतति जनरेशन में हमें या फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमें एक ही लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम एक मेंडल ने जो प्लांट लिया था मटर का, उसमें लेंथ, पौधे की ऊंचाई जो है उसके कैरेक्टर को लेकर के यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो उसका प्योर टॉल जो है उसको कैपिटल टी से और ड्वार्फ जो है उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो ये तो होगी इसकी पेरेंटल जनरेशन। जब इसकी हमें F1 जनरेशन प्राप्त होती है तो हमें हाइब्रिड प्राप्त होता है, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड है, लेकिन इसका जब हम फिनोटाइप देखते हैं तो वो क्या होता है? टॉल होता है। तो यहाँ पर लंबाई का जो कैरेक्टर जो है दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो हमारा ड्वार्फिज्म, बौनेपन का जो कैरेक्टर है वो छुप गया है उसको हम बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण। सेकेंड लॉ मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसके द्वारा मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल के अकॉर्डिंग एक जोड़ी जब कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स दोनों जनकों में उपस्थित होते हैं, ठीक है, इस नियम के अनुसार एलील्स के दोनों फैक्टर जो हैं एक दूसरे के साथ रहकर भी कंटामिनेट नहीं होते हैं, संदूषित नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जैसे F1 जनरेशन में लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? ये साथ में रह रहे हैं, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। जब इनसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो कैपिटल टी अलग युग्मक में चला जाता है और स्मॉल टी जो है अलग युग्मक में चला जाता है। ये एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक हो जाते हैं। प्रत्येक युग्मक में दोनों में से केवल एक ही जीन होता है, अर्थात प्रत्येक युग्मक जो है संबंधित संदर्भ में शुद्ध होता है। इसी को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्लियर है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमीट्स की शुद्धता का नियम। गैमीट्स जो होते हैं पूरी तरह से प्योर होते हैं, उनमें एक ही एलील पहुंचता है। हाइब्रिड जो होते हैं दोनों एलील्स उसमें साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से संदूषित या कंटामिनेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या किया था? एक जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को लिया था। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या करते हैं? 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस करवाते हैं। तब ये देखा गया कि कैरेक्टर्स का एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होता है या फिर उससे मिक्स्ड हो जाता है। तो मेंडल ने क्या देखा? जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी लक्षणों के बीच क्रॉस किया जाता है तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। मेंडल के फर्स्ट लॉ, मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा डेली रूटीन लाइफ में हमारे क्या काम आ रहा है? तो
तो कई ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हमारे अंदर रिसेसिव फॉर्म में होती हैं, तो वहीं पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे काम में आता है। फॉर एग्जांपल, मनुष्य के अंदर डायबिटीज़ आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन डिजीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कि हम वर्णांधता भी कहते हैं, हीमोफीलिया, ये सारे के सारे जो डिजीज़ हैं ये किसके कारण होते हैं? अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। हमारे शरीर में इनके लिए डोमिनेंट जीन उपस्थित होते हैं, तो जब तक वो डोमिनेंट जीन उपस्थित है तब तक ये डिजीज़ जो है हमारे शरीर में एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं। किसी भी कारण से यदि उस डोमिनेंट जीन में कोई चेंज आ गया है, म्यूटेशन आ गया है, तो रिसेसिव जीन क्या करता है? अपना प्रभाव दिखा देता है। तो इन बीमारियों से हम तब तक बचे रह सकते हैं जब तक कि डोमिनेंट जीन इनको कंट्रोल करके रखता है। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है उसका एक एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? देखो, मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो कुछ एग्जाम्पल्स में उन्होंने देखा कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 संतति में इस प्रभाविता का गुण प्रदर्शित नहीं होता है, अर्थात जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो प्रदर्शित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुलाबास, या जिसे हम मिराबिलस जलापा भी कहा जाता है, या इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसका हमने इसके रेड कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट का वाइट कलर फ्लावर वाले प्लांट से जब हम क्रॉस करवाते हैं तो मेंडल के नियम के अनुसार हमारा F1 जनरेशन में रेड कलर आना चाहिए था, लेकिन हमें पिंक कलर प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसको अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी तरह से अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनका इंटरमीडिएट जो होता है वो अपना प्रदर्शन करता है। सेकेंड लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? देखो, इसके अनुसार कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए थे। प्रत्येक लक्षण का विकास एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, यह हम पहले भी देख चुके हैं। 1 जीन 1 कैरेक्टर। प्रत्येक जीन के 2 एलील्स होते हैं जो कि एक जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को नियंत्रित करते हैं। जीन जो होते हैं कणीय रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक कोशिका में रहते हुए भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जब ये अलग होते हैं हाइब्रिड से, जब ये गैमीट फॉर्मेशन के समय अलग होते हैं तो ये अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं। इन्हीं जीन को हम वंशागति की इकाई मानते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। एंड लास्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारा क्या है? स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। तो इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जीन्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तथा एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। गैमीट्स जो कि अर्धसूत्रीय विभाजन के उपरांत बनते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिसोसिएट होकर के 4 प्रकार के गैमीट्स में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए विभिन्न लक्षण के जीन्स और इनके एलील्स का आचरण जो होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। 4 प्रकार के गैमीट्स बन जाएंगे और ये चारों कैरेक्टर्स जो होंगे वो अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड लास्ट हम देखते हैं कंप्लीट इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज़। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा अब हमें पता लग गया है डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं? डोमिनेंट या अच्छे कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो अच्छी नस्ल के पौधे, पशु, पक्षी आदि उत्पन्न कर सकते हैं जो कि रोगी नहीं हो और अधिक मांस और दूध उत्पन्न कर सके। हायर प्रोडक्शन। मेंडल के नियमों के अनुसार हम उपयोगी जीव के वंशक्रम का पता लगा सकते हैं, इन जीवों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी पैदावार बढ़ाने, उनकी उपयोगिता बढ़ाने में हम मेंडल के नियमों की सहायता ले सकते हैं। डिजीज़ कंट्रोल करने में मेंडल के नियमों के अध्ययन द्वारा मनुष्य और उसके उपयोगी पौधे और जंतुओं में
जो जेनेटिकल डिजीज़ हैं उनका पता लगा सकते हैं, उनके कंट्रोल की विधियाँ और उनके मेडिसिन का पता लगा सकते हैं। साथ ही रिप्रोडक्शन के द्वारा हम डिजीज़ रेजिस्टेंट स्वभाव की नई जातियों का सृजन भी कर सकते हैं। तो मेंडल के नियमों के द्वारा कई ऐसी डिजीज़ेस हैं जो कि अब तक रिसेसिव फॉर्म में थी, अप्रभावी लक्षण के रूप में थी, तो जेनेटिकल स्टडी के द्वारा हम उनका पता लगा सकते हैं, उनकी मेडिसिन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इस तरह से मेंडल्स लॉ जो हैं हमारे रूटीन लाइफ में हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। ये थे हमारे तीनों मेंडल्स के लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब हम एक जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही लक्षण प्रकट होता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो छुप जाता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, हाइब्रिड में दोनों एलील्स एक दूसरे के साथ रहते हुए भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय ये अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, जब दो जोड़ी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो दोनों कैरेक्टर्स की वंशागति एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। थैंक यू वेरी मच।